जी नमस्कार। आज हम आप सबसे चर्चा करेंगे भारत में स्ववित्त पोषित शिक्षा और उसके मूल्य पर। ये हो सकता है कि इसका कोई पक्ष थोड़ा कम चर्चा में आए और थोड़ा कोई पक्ष अधिक चर्चा में आए, लेकिन मूल बातों की तरफ संकेत मैं करना चाहता हूँ। और मैं सामान्यतया ऐसी बातों का पक्षधर नहीं हूँ कि किताबों का उल्लेख करके और बार बार किस्से कहानी और ये इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय उन्होंने ये कहा, उस समय उन्होंने ये कहा, इन सब बातों का बहुत अधिक अर्थ नहीं होता किसी भी बात को कहने में। सामान्यतया मौलिक बात और नई बात नए कलेवर में नए तरीके से कहने की आवश्यकता आजकल है देश में, और उसी के नाते कुछ भी सुधार या सुंदरता या परिवर्तन आ सकता है। 2002 की एक घटना है। दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। मैं भी प्रतिभागी के नाते वहां आमंत्रित था और उस प्रतिभागिता के कारण मैं उसमें भाग ले पा रहा था। थोड़ी आयु भी उस समय बहुत अधिक नहीं थी। कार्यक्रम का, उस सेमिनार का, त्रिदिवसीय सेमिनार का उद्घाटन करने भारत के राष्ट्रपति आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी आए हुए थे। मुझे संयोग से वो जानते थे, पहचानते थे, थोड़ा स्नेह भी करते थे। तो जब कार्यक्रम उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ तो उस आयोजकों ने कहा कि इसके बाद एक सत्र और होगा और भोजन तक उपराष्ट्रपति जी यहाँ रहने वाले हैं, और वो एकाध सत्र में चूँकि कृषि आधारित उद्योगों के विकास और उसके बहुत सारे पक्षों पर वो सेमिनार आयोजित हो रहा था, इसलिए, और कृषि के बारे में बहुत अच्छी समझ और जानकारी थी, ज़मीनी आदमी थी भैरव सिंह शेखावत जी, और इस नाते वो चाहते थे कि कुछ बातों को, जो यहाँ रिसर्चर आए हैं, जो प्रस्तुति देने वाले हैं, वे उनकी कुछ बातों को वे सुने। मेरी प्रस्तुति अगले दिन थी, लेकिन आयोजकों को मैनेज करके प्रोफेसर के.बी. सुंदरम, भूगोल के एमिनेंट प्रोफेसर हैं, इस समय बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वे उस आयोजन समिति के मुख्य कर्ता धर्ता थे। और ओमपाल जी, जब कवि चरण सिंह जी के बड़े करीबी राजनेता थे, वे भी उसकी प्रमुख भूमिका में थे उस आयोजन के, और वो भैरव सिंह शेखावत जी से बड़े निकटवर्ती जुड़े हुए थे। मैंने व्यवस्था करके जिस सत्र में माननीय भैरव सिंह शेखावत जी को रहना था, संयोग ऐसा था कि 2 लोग अनुपस्थित थे उस सत्र में, पहले दिन आए नहीं थे, और मेरी व्यवस्था बन गई कि मैं उस सत्र में अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर सकूं। मैं चाहता इसलिए था क्योंकि मैं शोध पत्र प्रस्तुत करूंगा तो उनसे मिलने और बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। जब मुझे देखेंगे और मेरा नाम सुनेंगे तो वो जरूर मुझे मिलने के लिए 2 मिनट बुलाएंगे। अन्यथा सिक्योरिटी और अन्य बहुत सारे प्रोटोकॉल के कारण मिल पाना संभव नहीं था, और ऐसा हुआ संयोग से। भोजन करने जब जाना था उस सत्र के बाद, तो उन्होंने एक व्यक्ति से मुझे बुलवाया और हालचाल पूछा, कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चलो 2 मिनट भोजन के समय ही तुमसे बात करते हैं। और मैं उनके साथ होते गया और वहाँ जब बात कर रहा था, उसी बीच अचानक ओमपाल जी आए, जो अजीत सिंह जी को लोकसभा में 98 में परास्त किए हुए ओमपाल जी, और आए। उन्होंने कहा, भैया जी एक निवेदन करना है आपसे। तो मैं तुरंत पीछे हट गया, और वो कुर्सी और टेबल लगा था, उस पर भोजन कर रहे थे, मैं खड़े खड़े बात कर रहा था, मैं पीछे हट गया। वो कुछ बात कर रहे थे। जब उन्होंने बात कहा, शेखावत जी की एक बात, मुझे वो बात हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा, देखो भाई ओमपाल, यदि कोई चीज़ करना चाहो तो उसके 1000 रास्ते हैं, न करना चाहो तो उसके 1000 रास्ते हैं। करने वाला जो करना चाहता है वो कर ही डालता है, न करने वाला चाहे कितना ही सरल काम हो वो नहीं करता है। वो बात मुझे भूलती नहीं है। और जब बार बार लोग कह रहे थे कि पता नहीं धारा 370 और 35 ये खत्म हो पाएगा कि नहीं, अयोध्या में मंदिर बन पाएगा कि नहीं, लेकिन कैसे सहजता, सरलता, सुव्यवस्थित योजना से
नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी आदि लोगों की टीम ने कितना सुंदर और व्यवस्थित तरीके से देश के सामने दो बड़ी समस्याओं को कितने आराम से, कितने सरलता से, सहजता से उसको हल कर दिया, क्योंकि उनके मन में इच्छा शक्ति थी कि मुझे इस समस्या का वास्तव में समाधान करना ही है। जब मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में किसी से बात करता हूं तो और मैं सुझाव देता हूं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो लोग कहते हैं नहीं ये कैसे संभव है हिंदुस्तान में, ये कैसे संभव है हिंदुस्तान में, ये कैसे संभव है हिंदुस्तान में। ऐसे ही टी.एन. शेषन से बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के कोई अधिकार नहीं है, आप लोग बताते हैं, मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मैं बताता हूँ राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनको राष्ट्रपति नहीं होने दिया लोगों ने, चाहे जिस भी कारण से। अगर उस समय उनको शिवसेना के साथ भाजपा सहयोग भी करती तो राष्ट्रपति नहीं हो पाते, ये बात अलग है। भारत की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मार्क्स के आने के बाद, कार्ल मार्क्स के आने के बाद दुनिया में वो विचारधारा जिन लोगों ने, जिन देशों ने, जिन व्यवस्थाओं ने अपनाया कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहेगा, सारी चीज़ें सरकार संचालित करेगी और सब लोग सरकार को अपना अंशदान देंगे, सरकार व्यवस्था करेगी, सबके लिए व्यवस्था करेगी जो भी उस राज्य में रहता है। और इस तरह से एक ऐसी मुहिम चल पड़ी कि मार्क्सवाद, साम्यवाद, माओवाद में सब कुछ सरकार के अधीन रहेगा और बाकी चीज़ों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, सब कुछ सरकार का, सब कुछ सरकार के द्वारा रहेगा। वही प्रवृत्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में, चूंकि उनकी मानसिकता दिखावटी मानसिकता साम्यवाद की थी और अंदर से सुविधा भोगी वो पूंजीवादी प्रकार के थे, उस कारण से भारत में यह प्रवृत्ति भी एक वर्ग विशेष में, समाज के और राजनीति के एक वर्ग विशेष में, जो अपने को तथाकथित धर्मनिरपेक्षी और समाजवादी या गरीबों के मसीहा या कमजोर वर्ग के मसीहा, तथाकथित मसीहा लोग कहते हैं, उन सब की भी इसी प्रकार की अपेक्षा बनती गई और प्रत्येक कार्य व्यवहार के लिए उस सरकार की तरफ आशा लगाए निगाहों से हमेशा देखने लगे, देखते रहे और किसी भी कमी बेसी या दोष के लिए सरकारों को कोसते रहे। लेकिन दुनिया की अंधी दौड़ में जब सोवियत संघ टूट गया, विखंडित हो गया और वह भी एक प्रकार से पूंजीवाद के दबाव में विखंडित हुआ, पूंजीवाद के साए में झुकना उसको भी पड़ा, जो विखंडित हो गया। चीन भी उसी दशा में अब पहुंच रहा है, उसी विखंडन की राह पर है। तब भारत को भी लगा कि हमको भी उस दिशा में सहज और सरल तरीके से आने में कोई हर्ज नहीं है, हमें भी उस दिशा में आ जाना चाहिए। अब यह द्वंद्व की स्थिति भारत में जब शुरू हुई तो वह द्वंद्व पूंजीवाद का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक चीज लाभ हानि के तराजू में तौली जाती है, निवेश कितना हुआ और उत्पादन कितना हुआ इस तराजू में तौला जाता है, और किसी भी, चाहे वो कोई भी कार्य व्यवहार हो, चाहे वो कितना अच्छा कार्य व्यवहार हो, चाहे वो वस्तुओं से सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ हो, चाहे मनुष्यता मानवीयता से जुड़ा हुआ हो, चाहे भावनाओं से जुड़ा हो, चाहे नैतिकता से जुड़ा हो, चाहे संस्कार से जुड़ा हो, चाहे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ, प्रत्येक चीजों के से जुड़े हुए कार्य को लाभ हानि के तराजू में तौलने की प्रवृत्ति पूंजीवाद में पाई जाती है। प्रत्येक चीज के मूल्यांकन का तौर तरीका इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से जुड़ा जाता है। हमारा जितनी लागत लगी उतना उत्पादन हो, उससे अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो हमको प्रॉफिट होगा और हम ऐसे चीज में ही इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमको हमारे इन्वेस्टमेंट से अधिक हमको प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन उतना हो कि हम प्रॉफिट में आए। इस नाते भारत में एक खास वर्ग की प्रवृत्ति जिस दिशा में चली कि सब कुछ सरकार चलाएगी, सरकार के अधीन रहेगा,
सभी चीजों के लिए हम सरकार पर निर्भर रहेंगे। तांत्रिक व्यवस्था होने के नाते प्रत्येक कमी के लिए हम सरकार पर आरोप और दोष भी मढ़ पाएंगे, और वो चलता भी है भारत में और चलता आ रहा है लगातार। लेकिन पूंजीवाद को अपनाने के कारण एक दूसरा समीकरण भी खड़ा हो गया भारत में। यहां देश के और भारत के व्यवस्थापकों ने, नीति निर्माताओं ने, प्लानिंग करने वालों ने, जहां केवल अर्थशास्त्र की शास्त्री बैठ गए, वहां उन लोगों ने भारत को सच में बिना समझे बूझे, भारत है क्या, यह देश नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, यह एक सील का नहीं सील यह भूमंडल भर का है, इसको समझने में बहुत बड़ी गलती और चूक कर दिया। दीनदयाल जी कहते हैं यह कोई भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये जीता जागता जीवंत व्यक्तित्व है भारत। और इसलिए जीवंत व्यक्तित्व है कि इतने वर्षों से इसको नष्ट करने, समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ। जब यह डायलेमा, जब यह द्वंद्व साम्यवाद और समाजवाद का खड़ा था, जब यह मजबूरी थी कि हम पूंजीवाद को ओढ़ना हमारे लिए बाध्यकारी हो गई है, सोवियत संघ के 1987, 88, 89 में विखंडन के बाद मिखाइल गोर्बाचोव का अपहरण दिखावटी हुआ और बोरिस अपहरण को रिवोक कराया, वह भी दिखावटी था, क्योंकि उसके बाद उनको एक तरह से रूस का उत्तराधिकारी अपने आप को बनना था, सारा केंद्र अपने में समाहित करना था, अपने आगोश में लेना था। इसलिए वो सारा षड्यंत्र एक तरह से उसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं ना कहीं बोरिस येल्त्सिन थे, और उसको कहा गया दुनिया की सबसे बड़ी नाकाम बगावत। यह जब द्वंद्व भारत को 9वें दशक में भारत में था, 8वें दशक में, उस समय यह चयन करने की जरूरत थी कि हम किन कार्यों, किन व्यवहारों, किन मुद्दों को किस दृष्टि से देखें और किन मुद्दों, किन व्यवहारों को किस दृष्टि से देखें, क्योंकि राष्ट्रवाद की दृष्टि एक भिन्न प्रकार की सनातन दृष्टि, भारतीयता की जो दृष्टि है, मनुष्यता, मानवता की जो दृष्टि है, लोक उस दृष्टि से उस समय हमको देखने की आवश्यकता थी। वह आवश्यकता क्या थी कि भोजन, वस्त्र, मकान, इनको हम महत्वपूर्ण सूची में जाकर देखकर उसके लिए हमको सरकार की निगरानी में स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे करने की योजना रचना बनानी चाहिए थी। और योजना रचना में सहयोगी सरकार के होते उनको पूंजी में, आयकर में, अन्य सारी गतिविधियों में एक निश्चित मानक, एक निश्चित तरीका विकसित करके उनको देना चाहिए था यह अवसर कि उनको इतने इतने प्रकार की छूट प्राप्त होगी। दूसरे क्रम में शिक्षा और चिकित्सा को 100% सरकार को अपने हाथ में लेना। सरकार, क्योंकि भोजन, वस्त्र, मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है वह लाभ हानि का विषय वस्तु नहीं है, वो विशुद्ध मनुष्यता और मानवता का विषय है। इसलिए उसको आप लाभ हानि के तराजू में या पूंजीवाद के दायरे में या पूंजीवाद के खेमे में आप धक्का मारकर नहीं छोड़ सकते। जो दूसरा विषय है वह विषय है शिक्षा और इस विषय को भी न तो आप पूंजीवाद के दायरे में डाल सकते हैं कोटे में, और न तो साम्यवाद के कोटे में डाल सकते हैं। यह विषय भी भारतीय दृष्टि से देखने का विषय, भारतीय दृष्टि से नीति बनाने का विषय, भारतीय दृष्टि से क्रियान्वित करने का विषय और भारतीय दृष्टि से इसकी समूची योजना रचना बनाने का विषय था। और वह बनाने से भारत की व्यवस्था पूरी तरह चूक गई। क्यों था? क्योंकि इसको लाभ हानि का यदि जब भी विषय बनाएंगे तो आप संकट में फंसेंगे, देश संकट में देश की वास्तविकता समाप्त होगी, नष्ट होगी। और जिसके कारण यह देश है, आप ये समझिए
कि जिस भौतिकवाद, जिस अंधाधुंध विकास के नाम पर हम पूंजी और केवल वस्तुओं का विकास कर रहे हैं, हम अवस्थापनात्मक तत्वों का विकास कर रहे हैं, केवल कंक्रीट बिछाते जा रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं है। अगर उस विकास के धरातल पर चीन या अमेरिका भारत हो गया होता आज की तारीख में, जब यह कोरोना आया है, जब यह कोविड-19 है भारत में, अब तक हिंदुस्तान में न्यूनतम 2-2.5 करोड़ लोग जा चुके होते। भारत का हम उसी प्रकार से विकास के दिशा में चल पड़े, हमारे यहाँ का इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता, प्रकृति से लगाव हमारा खत्म हो जाता, प्रकृति के प्रति समर्पण खत्म हो जाता, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का जाने अनजाने हम प्रतिदिन जो सेवन करते हैं वो हमारा समाप्त हो जाता। बहुत सारे लोग जो लड़के इससे सफलतापूर्वक जी रहे हैं, कोरोना संकट के कारण बहुत सारे लोग 5-6 6.5 करोड़ लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। आप पता करिए, अगर ये अमेरिका होता तो उसमें से कोई ना बचता, कोई ना जीवित रहता, वो नहीं जीवित रह पाते। उन्होंने उसको वहन किया, उनको झेला, उनको बर्दाश्त किया, उसको सहन किया, और उसमें से 99.999% लोग पूरी सफलता के साथ सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, लोगों के साथ वहन कर रहे हैं वह जीवन। हम उसकी अंधाधुंध दौड़ में उसके पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए हमारे यहां शिक्षा को और चिकित्सा को भी पूरी तरह 100% सरकार चाहिए था। और सरकार, यदि संसाधन की कमी है, संसाधन का अभाव है सरकार के पास, तो बहुत आसान तरीका है। आप किसी भी महाविद्यालय को, किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज को, जो भी प्राथमिक विद्यालयों को 100% अपने पास रखिए, लेकिन जो प्रबंधकीय व्यवस्था वाले विद्यालय हैं और पूरा ग्रांट इन एड पर है कि सरकार वेतन और बहुत सारी सुविधाएं सरकारी संस्थाओं जैसा ही देती करती है, आप सीधे से कह दीजिए, हिंदुस्तान में चिट फंड सोसाइटियों में और ट्रस्टों के लाखों लाख मुकदमे, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा लगातार चल रहा है। आप सीधी सी एक लाइन का नियम बनाइए कि उस व्यवस्था में, उस संस्थान की व्यवस्था में, प्रबंध समिति में वही रहेगा जो उस संस्था के विकास में जितना अंशदान सरकार देगी, उसका 1/3 व्यवस्था वह प्रबंध समिति वहां के लिए करेगी। अगर एक कमरा बनाना है तो उस कमरे की नींव, लेख से लेकर जमीन के अंदर की भराई से लेकर सारी व्यवस्था वह प्रबंध समिति करेगी। लेकिन वह प्रबंध समिति अपने स्रोत से करेगी या अपने स्रोत से समाज से कराएगी, विद्यालय और विद्यालय की फीस से नहीं वो व्यवस्था। और जो लोग ये व्यवस्था करेंगे उन्हीं को उस प्रबंध समिति में रहने का हक और अधिकार होगा। जो नहीं करेगा उसको उस प्रबंध समिति में रहने का हक और अधिकार नहीं होगा। आप कंट्रीब्यूशन समाज से लेना चाहिए तो आप लीजिए, आप उनको दीजिए कि आप तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, अन्य कर्मचारी की नियुक्ति आप अपने हिसाब से करिए, अच्छी व्यवस्था में करिए, अच्छे काम करने वाले लोगों को ले आइए। लेकिन अगर सरकार तो इस स्रोत से उनका सहयोग लीजिए। सरकार के पास धन का अभाव है तो जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, आप उत्तर प्रदेश में 100, 200, 300, 400, 500 लोगों की एक सूची बनाइए जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़ से अधिक संपत्ति है। आप उनसे कह दीजिए कि आप अपनी संपत्ति, जितनी संपत्ति चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेंगे, उतनी संपत्ति आपकी दी जाएगी। और वह संपत्ति जो आप सहयोग करेंगे शिक्षण संस्थाओं के, ये चिकित्सालय संस्थाओं के विकास में, वह संपत्ति आपको 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में सरकार आसान किस्तों पर वापस कर देगी। आपको धन की कमी नहीं आएगी।
आप व्यवस्था और सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, तब वह कार्य करना पड़ेगा। आप कुकुरमुत्तों की तरह महाविद्यालय खोल देंगे, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय खुलते जा रहे हैं और इंटरमीडिएट विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या इंटरमीडिएट विद्यालयों से बहुत कम हो गई है उनकी संख्या। आप माध्यमिक विद्यालय में जो छात्र पढ़ के जाएंगे वही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। किसी भी देश में, राष्ट्र में, समाज में जितने उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं उससे गुने अधिक माध्यमिक शिक्षा के संस्थान होने चाहिए। जितने माध्यमिक शिक्षा के संस्थान हैं, विद्यालय हैं, उससे 20 गुने अधिक प्राथमिक शिक्षा के संस्थान या विद्यालय किसी भी राष्ट्र या समाज में होने चाहिए, अगर उसका सुंदर, सुनियोजित, व्यवस्थित विकास चाहते हैं तो। अन्यथा ये विद्यालय जिनको स्ववित्त पोषित योजना में आप खोल रहे हैं, एडेड कॉलेजों में स्ववित्त पोषित योजना में जो संचालित हो रहे हैं, वे केवल औद्योगिक आस्थान बन के रह जाएंगे और उद्योगों की दृष्टि से उनको देखा जाएगा, जिसमें सरकार को न तो कुछ प्राप्त होगा, न तो लोगों को कुछ प्राप्त होगा, समाज को प्राप्त होगा, व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा, अध्यापक को नहीं कुछ प्राप्त होगा। उससे जो उत्पादन हो रहा है, जो बच्चे निकल रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। सरकार को निर्ममता पूर्वक जितने भी देश में उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनको 3 चरणों में बांट दीजिए और सुविधाओं की दृष्टि से, अध्यापकों की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से जो 3 कैटेगरी आप बनाइए, जो सबसे उच्चतम कैटेगरी है उनको उच्च शिक्षण संस्थान रहने दीजिए और पूरी तरह उनको ग्रांट इन एड पे ले लीजिए। सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। दूसरे चरण के जो संस्थान हैं उन संस्थानों को आप माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित कर दीजिए। वहां माध्यमिक शिक्षा 6वीं से लेकर 8वीं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था, अथवा वहां माध्यमिक स्तर के जितने भी कोर्स, कार्यक्रम हैं वे संचालित होंगे। और जो तीसरे क्रम के आपके संस्थान बचते हैं उच्च शिक्षा के, जो ऐसे खुले हुए हैं बाजारों में, हर गली चौराहे या नुक्कड़ पर, कस्बों में, उनको तीसरे चरण के जो हों उनको आप प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि वहां साधन सुविधाओं का, अध्यापकों की कमी है, विद्यार्थी आते नहीं, वो केवल पंजीकरण करा के चले जाते हैं। जो प्रबंधक या जो लोग उन विद्यालयों को खोले हैं उनको खोलना, आप उनका दोष नहीं दे सकते। उन्होंने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लगाया है, तो किस लिए लगाया है? वो लोक कल्याण के लिए नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य होता है, सरकार होती है, व्यवस्था होती है। व्यक्ति से लोक कल्याण की अपेक्षा जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। नियम बनाकर, संविधान बनाकर, डंडा मारकर, जेल भेज कर नहीं कर सकते। वह स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से ही आप करा सकते हैं उससे। और स्वतः स्फूर्त प्रेरणा तब कब उत्पन्न होती है व्यक्ति में, जब आप विद्यालयों के माध्यम से श्रेष्ठ, सुंदर, योग्य, काबिल नागरिक बनने की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, तब वह स्वतः की प्रेरणा उत्पन्न होगी। उत्पन्न नहीं होगी। जो वहां अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनका पता चलता है कि 25,000 रुपये वेतन है, वास्तव में मिलता है उनको 15,000 रुपया। और 15,000 रुपये में वो अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपने परिवार का कैसे चलाएंगे? आप कहते हैं कि आपको नहीं मिलता तो आप किससे लड़ाई लड़ें? लड़ाई लड़ेंगे तो प्रबंधक जी उनको अगले दिन फोन करके कह देंगे आप कल से नहीं आएंगे, उनकी छुट्टी हो जाएगी, काम खत्म हो जाए। वो न किसी कोर्ट जा सकते, न कचहरी कर सकते, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी आपने नेट पास करा दिया, पीएचडी की डिग्री दिला दी, फर्स्ट पास करा दिया, ये सारी डिग्रियां उनको दे दी, तो अब वो जाएं तो जाएं कहां? वो कम से कम समाज की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए महाविद्यालय में अध्यापक बने बैठे हैं।
निर्ममता पूर्वक इस उच्च शिक्षण संस्थानों को 3 भागों में बांट देना चाहिए और बांटकर उन तीनों की व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। उनका जो मैनेजमेंट और प्रबंध समिति है, उस प्रबंध समिति को यथावत रखना चाहिए, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखनी चाहिए कि आप इस विद्यालय, इस संस्थान की व्यवस्था में जितना भी, चाहे भवन निर्माण होगा, मिट्टी भराई होगी, अन्य सारी चीजों की गतिविधियां जितनी भी होंगी विकासात्मक, 3 आर्थिक अंशदान आपको ही करना, आपकी प्रबंध समिति को करना है। चाहे आप अपने पास से करिए, चाहे समाज से चंदा लेकर कराइए, चाहे किसी उद्योगपति को बुलाकर कराइए, चाहे किसी मठाधीश को बुलाकर कराइए, चाहे किसी मंदिर से गोद लेकर करवाइए, लेकिन 1/3 व्यवस्था आपको करनी है, तभी आप इस प्रबंध समिति में रहने के हकदार हैं, अन्यथा आप हकदार नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते तो आप सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये विद्यालय जो स्ववित्त पोषित ये एक इंडस्ट्री हो गई, एक उद्योग, एक कारखाना जहां लगता है, उस कारखाने को चलाने के लिए 7 महत्वपूर्ण चीजें आवश्यक होती हैं। उसमें है पूंजी, स्थान, कच्चा माल, बाजार, तकनीक, श्रम और 7वां है संचार एवं परिवहन। अब जब एक व्यक्ति के पास रुपया है, उस रुपया है तो निवेश करेगा, स्थान खरीदेगा, स्थान उसको चाहिए, अपना पहले का स्थान है या स्थान उसने खरीद लिया, स्थान खरीद लिया तो अब कच्चा माल ऐसे जगह पर स्थान खरीदता है जहां कच्चा माल मिल है। कच्चा माल का मतलब क्या हुआ? कच्चा माल का मतलब है ऐसे बेचैन हो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के अभाव में वो पढ़ा न पा रहे हो, अपने बेटे बेटियों को बाहर भेज पाने में समर्थ न हो, ये वहां का कच्चा माल। अब कच्चा माल जहां देखेगा वो पूंजीपति, वहां जमीन खरीदेगा, वहां विद्यालय डालने की कोशिश करेगा। फिर अब उसको बाजार चाहिए। बाजार का मतलब वे बच्चे जिनको उनके अभिभावक पढ़ाना है, वो ऐसे जगह पर ही वो संस्थान खोलते हैं जहां उनको पर्याप्त मात्रा में बच्चे उपलब्ध हो, बच्चे वहां से आसानी से आ जा सकें, बच्चे अप्रोच कर सकें आसानी से, उन बच्चों तक उनकी पहुंच हो, बच्चों की उनके पास तक पहुंच हो। अब ये बाजार उनको चाहिए, वो बाजार भी उनको उपलब्ध हो जाती है। तकनीकी के रूप में सरकार की योजना ही है तकनीकी, कि आप स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चलाओ, स्ववित्त पोषित विद्यालय चलाओ, और केवल लोगों को प्रमाण पत्र बांटो। और वो प्रमाण पत्र बांटने वाला, जिसको प्रमाण पत्र मिला, वो उसमें पढ़ भी नहीं पाता कि हमने कौन पर्चे का इम्तहान दिया, किस पर्चे का कितना पूर्णांक होता है, कितना प्राप्तांक होता है, किसमें कितना ट्यूटोरियल होता है, किसमें कितना प्रैक्टिकल होता है, कितने घंटे क्लास चलता है, कौन सा एग्जाम होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। बस वो प्रमाण पत्र पा गया, वो प्रमाण पत्र लेमिनेशन करा के घूमता फिरता है हर जगह कि मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास वो डिग्री, ये कहानियां गढ़ता फिरता है वो। और उसके बाद अब जो श्रम है, वह श्रम क्या है? वहां के जो अध्यापक और कर्मचारियों का श्रम है। प्रबंधक की तो पूंजी लगी है, वो तो पूंजीपति हैं, वो लगाए हैं तो उनको चाहिए, सीधी सी बात है। उनसे आप दूसरी अपेक्षा मत करिए। आप दूसरी अपेक्षा इसलिए नहीं करिए क्योंकि आप ऐसे संस्थानों के और श्रेष्ठ नागरिक जो अपना योगदान समाज और देश को समझ कर करें, ऐसा आपने उनको तैयार नहीं किया, मानसिकता आपने नहीं बनाई। और ऐसे शिक्षण संस्थानों से जो निकलेंगे उसकी भी मानसिकता वही होगी कि आप प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं देना, आप इतना फीस जमा कर दीजिए, आपको ये नहीं करना है आप इतना कर दीजिए, आपको ये नहीं करना है आप इतना कर दीजिए, आपको ये नहीं करना है तो आप इतना कर दीजिए। और वो कर देता है आदमी, और एडमिशन करा के वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं भी कमाने फिरता है। और नहीं कमाने फिरता है तो बहुत सारे आवारा बच्चे जैसे घूमते भी हैं,
उनके माँ बाप सर्टिफिकेट मिल जाए इसलिए एडमिशन करा देते, वो बच्चा जाना भी नहीं चाहता, बच्चे पिता और गार्जियन जाने के लिए कहते हैं तो वो उनको गाली देता है, उनसे लड़ाई करता है, और पैदा करने के मजबूरी में वो उसको परीक्षा दिला रहे हैं, वो उसका इम्तिहान करा रहे हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अध्यापकों की दशा वहां इतनी दयनीय, इतनी शर्मसार, इतनी तकलीफदेह है कि आप कल्पना नहीं। सरकार योजना बना देती, सरकार बता देती ये क्राइटेरिया होगी, ये नियम होगा, अब लिख गया कि ये योग्यताधारी अध्यापक होंगे, ये योग्यताधारी प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वास्तविक अर्थों में उसका अनुपालन कहां होता है? जो सरकार तय करती है कि उनको इतना वेतन मिलेगा, वो कहां मिलता है? और जो सरकार वेतन तय करती है वह वेतन, अनेक विद्यालय ऐसे हैं कि पर्याप्त संख्या में छात्र ही नहीं आते। वो प्रबंधक चाहकर भी, बहुत सारे प्रबंधक चाहते भी हैं कि हम वेतन दें, नहीं दे पाते हैं। कुछ अच्छी व्यवस्था वाले विद्यालय ऐसे हैं जो चला पा रहे हैं, 10% ऐसे होंगे, 15% ऐसे होंगे, लेकिन बहुतायत ऐसे हैं जो नहीं चला पाते व्यवस्था, वो वेतन ठीक से दे ही नहीं सकते। वो लाज में पड़े हैं कि हमने इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया, इतनी जमीन लगा दी, अपनी इतनी पूंजी लगा दी, इससे अच्छा ज्यादा लाभ, एक ट्रक खरीद लेते तो अच्छा लाभ होता हमको, एक कोई कारखाना लगा देते तो अच्छा लाभ होता, एक कोई माल बनवा देते तो अच्छा लाभ होता, एक कॉम्प्लेक्स बनवा देते तो अच्छा लाभ होता। अध्यापकों की दशा इतनी दयनीय है, इतनी तकलीफदेह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप शिक्षा में अगर सुधार करना चाहते हैं, शिक्षा को ठीक करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो जितने भी स्वघोषित योजना के एडेड महाविद्यालयों में, वित्तीय योजना के विद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना है, उन सबको जो योग्य हैं, जो मानक पूरा करते हैं, उन सभी योजनाओं को रेगुलराइज करना चाहिए, अस्थाई करना चाहिए। जितने भी स्ववित्त पोषित, संपूर्ण रूप से स्ववित्त पोषित हैं, उनको 3 चरणों में बांटकर, पहले चरण को उच्च शिक्षा के संस्थान के रूप में यथावत रखना चाहिए और पूरी तरह सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। उनको भी एडेड कॉलेज का मान्यता देना चाहिए। वहाँ की प्रबंध समिति को यथावत रखिए, उस प्रबंध समिति को केवल ये दिशा निर्देश दीजिए कि 1/3 अंशदान आप देंगे तो सरकार देगी, अन्यथा केवल वेतन देगी। और अगर आप व्यवस्था सुचारू रूप से, सुंदर तरीके से नहीं चलाएंगे, आपने इतनी व्यवस्था किया और सरकार से अपेक्षा नहीं करेंगे, आप अपने संस्थान का उचित और समयोचित मूल्यांकन नहीं कराएंगे, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक नोटिस देकर आपके संस्थान को बंद करने के बारे में विचार करेंगे। दूसरे चरण के जो संस्थान हैं, जिनका लेबल, जिनका स्तर, जिनका मानक दूसरे नंबर का है, वो मानक सरकार अपनी सुविधानुसार तय कर सकती, उनको आप माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दीजिए और अपने अधीन, अपने निगरानी में ले लीजिए, को यथावत वैसे ही रहने दीजिए। सरकार सारी चीजें अपने नियंत्रण। तीसरे चरण में जो निरौपचारिक शिक्षा है, चाहे प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जो तीसरे चरण के हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा के केंद्र बना दीजिए अथवा उनको निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र बना दीजिए, जहां दूरस्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ओपन स्कूल सिस्टम, ये सब गतिविधियां जहां संचालित होते हों, या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना दीजिए ऐसे स्थानों को, और उनकी भी प्रबंध समिति को यथावत रखिए। सरकार का कंट्रोल और नियंत्रण पूरी तरह आवश्यक है। मनुष्य पैदा करेंगे तो वो मनुष्यता का व्यवहार करेगा। आप मनुष्य पैदा करेंगे तो वह लोक के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, राष्ट्र के बारे में और मनुष्यता के बारे में विचार करेगा। आप जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से आप मनुष्य पैदा ही नहीं कर रहे हैं,
आप अमेरिका का स्वप्न दिखाते हैं, यूरोप का स्वप्न दिखाते हैं, जहां मनुष्यता नाम की कोई चीज नहीं, सभ्यता, संस्कृत, संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। वो ऐसे ढलान पर यूरोप और अमेरिका खड़े हैं जहां से उनका ब्रेक कभी भी फेल होगा तो कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। उनके बहकावे में, उनके भुलाओं में, उनके आगोश में आने की जरूरत नहीं है। जहां ये 35 करोड़ की जनसंख्या वाला अमेरिका, उसकी 4 गुना जनसंख्या वाला भारत, अमेरिका में अधिक लोग कोरोना से मर गए, भारत में नहीं मरे। उतनी साधन सुविधा भारत में नहीं है, फिर भी नहीं मरे। क्यों? वह क्या तत्व है, क्या बात है भारत में? इसको यही इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली, जो गुरुकुल प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, जो भारतीय चिंतन धारा की शिक्षा प्रणाली, जो मनुष्य बनाने की, आदमी बनाने की शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ा पाएंगे। और वह तब बढ़ेगा जब सरकार अपनी गुरुकुल प्रणाली को सरकार अपनी निगरानी में रखे, समाज से क्रमशः पोषित करवाए उसको, ऐसा सिस्टम, ऐसी योजना, ऐसी कार्यविधि बनाए, योजना रचना दे, संचालन, नियम, निर्देशन सब कुछ सरकार का हो, लेकिन समाज उसमें आगे बढ़कर योगदान करे। वो तब करेगा जब समाज की मन स्थिति, मानसिकता, मनुष्यता के उस स्तर पर उनको निर्माण इन्हीं संस्थानों से होगा। इस प्रकार के स्ववित्त पोषित यंत्रवत संस्थानों से नहीं होगा, जो केवल उत्पादन के केंद्र हैं, निवेश के केंद्र हैं। इससे नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की और संपूर्ण मानवता की रीढ़ है शिक्षा। और उस शिक्षा से मैं 9 प्रश्न कुछ लोगों से, 3 प्रश्न मैंने पूछा है। लोग हमेशा कहते हैं कि आधुनिकता का अर्थ ही वो तकनीक, टेक्नोलॉजी समझते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता है पढ़े लिखे समाज में कि आप उसका हिसाब नहीं। आधुनिकता का और टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं, वो दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं। और उस आधुनिकता को तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का अर्थ भी गुरुकुल समझता है, गुरुकुल पद्धति समझती है। महर्षि वाल्मीकि के पास त्रिकाल दृष्टि थी, तो वो कौन सी तकनीक उसको आज कंपीट कर पाएगी, उसकी बराबरी कर पाएगी? वो सामान्य टेक्नोलॉजी थी। महर्षि भारद्वाज के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऐसे ऋषि मुनि, विद्यार्थी, जिनके शिक्षक, जिनके छात्र क्या नहीं हासिल कर लिए, ऐसे शिक्षक। लेकिन उस शिक्षक को वह मर्यादा आपको देनी पड़ेगी, वह प्रतिष्ठा आपको देनी पड़ेगी, उसके चयन का मार्ग सुंदर अपनाना पड़ेगा, उसको पारदर्शिता आपको रखनी पड़ेगी, योग्य और काबिल लोगों को लाना पड़ेगा। संपूर्ण पारदर्शिता के साथ संपूर्ण व्यवस्था में सरलीकरण करिए, नियमों में। एक व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और आप कह रहे हैं कि परीक्षा ठीक नहीं थी इसलिए पुनः परीक्षा लेंगे। पुनः परीक्षा जो लेंगे वो परीक्षा ठीक होगी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? फिर तीसरी आप परीक्षा लेंगे, उसमें ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये गारंटी तो व्यवस्था को ही देना पड़ेगा ना। और ये व्यवस्था यदि गारंटी दे देगी तो पहली ही परीक्षा पर्याप्त है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? आमूलचूल परिवर्तन, व्यापक पैमाने पर निर्ममता पूर्वक परिवर्तन करना पड़ेगा, तब यह परिवर्तन होगा। और जो कहता है कि परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उसके मन में कपट है, कुटिलता है, कुंठित है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो परिवर्तन चाहता ही नहीं। वो देश का, भारत का, समाज का नहीं चाहता,
भारत विश्व गुरु बने ये नहीं चाहता। भारत दुनिया में सिरमौर रहे, दुनिया को मार्गदर्शन कर सके, दुनिया में मनुष्यता, मानवता, श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके, ऐसे भारत बनने नहीं देना चाहते लोग। स्ववित्त पोषित शिक्षा प्रणाली अभिशाप है भारत के लिए। यह भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता पर कलंक है। मूल नष्ट करना पड़ेगा, बड़ी निर्ममता पूर्वक नष्ट करना पड़ेगा। और यह नष्ट नहीं होगा तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो केवल डिग्रियां बांटने के और परीक्षा कराने के केंद्र हो गए हैं और धंधा और बिजनेस के अड्डे हो गए हैं, ये सारे सरकारी मशीनरी भी लगातार उसी में काम कर रही है। यह खेल यदि लंबा चला तो भारत के समाज को, भारतीयता को बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि शिक्षा औपचारिक कितनी हो, अनौपचारिक कितनी हो, निरौपचारिक कितनी हो, ये अलग बात है। किसी भी माध्यम से कोई श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कि अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग बड़े श्रेष्ठ हुए हैं। कबीरदास का उदाहरण सर्वोत्तम है, सूरदास का उदाहरण सर्वोत्तम है, तुलसीदास का, मलिक मोहम्मद जैसी का उदाहरण सर्वोत्तम, नरोत्तम दास का उदाहरण सर्वोत्तम, बहुत सारे जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण सर्वोत्तम है। बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ लोग हुए हैं जिनके उदाहरण सर्वोत्तम है। वो कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन वह चेतना, वह विवेक, मनुष्यता का वह भाव, वह समाज उनके में कैसे पैदा हो, यह वातावरण भी इन्हीं संस्थानों से आता है। उन संस्थान बिंदु इस व्यवस्था को तय करना पड़ेगा। वर्तमान वैश्विक जो परिदृश्य है वो अकस्मात आप संपूर्ण रूप से गुरुकुल प्रणाली में तब्दील करके 100% समाज पोषित एकाएक आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। समाज का, लोक का, समर्थ लोगों की मनुष्यता का भाव पहले उनके अंदर वह विवेक, वह परिस्थिति आपको पैदा करनी पड़ेगी और क्रमशः वहां तक ले जाना पड़ेगा। अन्यथा जो दुर्दशा के शिकार, वह दुर्दशा प्रबंधकीय व्यवस्था के लोगों की भी है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनके पास इतने सारे फोन आते हैं विश्वविद्यालयों से, बाकी जगहों से, कि यहाँ इतना देना, वहाँ उतना देना, वहाँ उतना देना, वहाँ उतना देना, इनको मैनेज करना, उनको मैनेज करना, परीक्षा में एग्जामिनर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आदि आदि। वहाँ अध्यापकों की कितनी बीभत्स और विकराल और कठिन समस्या, कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं। 100 में से 95%, 90% विद्यालय के अध्यापक स्ववित्त पोषित योजना के इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में, इतने पीड़ा में हैं कि उनसे आप श्रेष्ठ कार्य संस्कृत की अपेक्षा, और उसके लिए यह व्यवस्था दोषी है। 80 से 90% यह व्यवस्था दूरदृष्टि वाले लोगों का व्यवस्था में, नीति में, नियोजन में और उसके क्रियान्वयन में नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी तो इतनी बड़ी कलंक है भारत की मानसिकता पर, भारत की व्यवस्था पर, कि उसका कोई हिसाब नहीं। उनसे ठीक से काम ले पाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। उनके सर पर, उनके छाती पर सवार होकर ही कोई ले सकता है। उनके सर पर और छाती पर सवार होकर नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं, अमित शाह ले सकते, योगी आदित्यनाथ जी हो सकता है ले सकते हो, और ये लोग लेते ही होंगे। इस तरह की मानसिकता के लोग आखिर लेकिन हैं कितने? ये कितना कर पाते हैं, कितना, मैं पूरी तरह सच्चाई से परिचित भी नहीं हूं, लेकिन उनकी नाक में नकेल डालकर जैसे बिगड़ैल बैल को नाक में नाथ डाल के उसको कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही इन ब्यूरोक्रेट्सों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हों, अब एक आईएएस कर लिया, वो उच्च शिक्षा का भी प्रमुख सचिव है, कल को वो चलता चलता तकनीकी शिक्षा का हो गया, परसों वो चिकित्सा शिक्षा का हो गया, नर्सों वो लोक निर्माण
बाद सिंचाई विभाग का हो गया, उसके बाद पता चलता है वो आबकारी विभाग का हो गया, उसके बाद गृह विभाग का हो गया, उसके बाद पंचायती राज विभाग का हो गया। इतना बड़ा एक्सपर्ट है वो। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ भी पढ़ाई, टेस्ट पास किया और उसके बाद उसने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया और बहुत हुआ तो सरकारी योजना से विदेश किसी 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग पर चला गया। जिस विदेश की संस्कृत व्यवस्था, लोक समाज व्यवस्था, संविधान से भारत का कोई संबंध नहीं है, उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। वह बहुत बड़ी विकराल समस्या है। वो चलने नहीं देते। उनको चलाने के लिए कठोर मन मस्तिष्क का व्यक्ति चाहिए जो उनको बताए कि नहीं देखो तुमको नहीं समझ है, ये योजना ऐसे बनेगी, ऐसे लागू होगी, ऐसे संचालित होगी, इसको करके ले आओ। ये कहने का मादा पैदा होना पड़ेगा। ठीक होगी और यह ठीक यदि नहीं हुई तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। स्ववित्त पोषित योजना से जुड़े प्रबंधक व्यवस्था के लोग, अध्यापक, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ पढ़ाने वाले अभिभावक, वहाँ का पूरा परिवेश, पढ़ने वाले छात्र, सभी पीड़ित और दुखी हैं। कोई खुश नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि भी, का संचालन भी पीड़ित है, उसका परिणाम भी पीड़ित है। वहां कोई आनंद मंगल में नहीं है। इसलिए हे भाग्य विधाता, नीति निर्माता, क्रियान्वित करने वाले भारत के लोगों, मेरा आपसे निवेदन है कि समस्या का निर्ममता पूर्वक यदि समाधान नहीं हुआ तो आप श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना सकते। श्रेष्ठ नागरिक यदि नहीं बनेगा तो उसको कोई जांच देंगे। आप नैक मूल्यांकन होता है बहुत सारे जगहों पर, पता चलता बहुत अच्छा ग्रेड मिल गया और उससे खराब था उसको A ग्रेड मिल गया। अब वो मूल्यांकन करने जो जा रहे हैं लोग, उनकी ट्रेनिंग कहां से हुई, किस पृष्ठभूमि से आए हैं, कैसे कैसे पढ़ के पास हुए हैं, क्या क्या पापड़ बेल के आए हैं। एक सज्जन एक बड़े भारी पद के लिए एक मुख्यमंत्री के पास अपना आवेदन दे आए। संजोग से वो उस मुख्यमंत्री से मैं मिलने गया। ये बहुत सत्य घटना मैं बता रहा हूं और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना है। वो अपना बायोडाटा दे आए उनको, और बायोडाटा दे आए तो एक बड़े व्यक्ति के साथ मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया और उस मुख्यमंत्री जी ने मेरा जब परिचय जाना तो वो कहा देखिए ये फला महोदय मुझे बायोडाटा दे गए हैं और इसको जरा पढ़िए आप। वो अंग्रेजी में बायोडाटा था, एक बड़े भारी पद के लिए वो कह गए, देने गए थे, आग्रह करने गए थे। उसमें अपना लिखा था, ई लिखा था कैपिटल में, उसके आगे हाइफन लिखा था यानी सामासिक चिन्ह, और उसके बाद मेल लिखा था MALE, उसके आगे अपना ईमेल लिखा था। आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या परिणाम देना चाहते हैं? ऐसे संस्थानों से पढ़े लिखे लोग, वो उनसे आप अपेक्षा तभी करेंगे जब उनको उस तरह की परिस्थिति बना कर दीजिए। धीरे धीरे तब उसमें सुधार, आपको श्रेष्ठ भारत तब दिखाई पड़ेगा। अन्यथा आप केवल दुनिया की रैंकिंग में आने के लिए आप विद्यालय मत चलाइए। दुनिया में रैंकिंग में आने के लिए कोई संस्थान नहीं चाहिए भारत में। दुनिया के मानक के अनुसार भारत के किसी संस्थान में रैंकिंग में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत का मानक तय करिए कि भारत का मानक क्या है और इस मानक के अनुसार आप रैंकिंग में आइए। आज के इस अवसर पर स्ववित्त पोषित योजना पर अपनी चिंता पीड़ा व्यक्त करते हुए और समयोचित, उचित, सुसंगत, सटीक मांग करते हुए हम आज की बात अपनी पूर्ण करते हैं। हमारा ये पेज लाइक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल, जो आपको सटीक संवाद नाम से हमारा YouTube चैनल है, वहाँ आप जाकर हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी बात मुझे पहुंचाइए। कल मैं इसी तरह के एक दूसरे ज्वलंत और जरूरी विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।